जैसे ये मान्यताएं प्रगाढ़ हो रही है, मतलब संबंधों में खटास हो रही है, वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ बाजार को बड़ा अवसर मिल रहा है। बाजार को अवसर मिल रहा है या बाजार कारण है, ये भी दोनों भी देख सकते हैं। हाँ कारण भी है ना। हमने अपनी सोचने समझने की शक्ति को अनुपयोगी बना दिया, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, है ना। बाहर की तरफ निर्भर हो गए बहुत सारा निर्णय लेने में, तो अधिकतर निर्णय देखा देखी हो रहे, 99% निर्णय देखा देखी हो रहे। क्यों करना है? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, इसलिए करना है। हमें ठीक लगता है, हमें समझ में आता है, हमें उसकी आवश्यकता लगती है, ये कारण नहीं रहा कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा सोचने का तरीका ही नहीं बचा। बचपन में तो चलो ठीक है, आज्ञा पालन में माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, चले गए, पर उसके बाद 10-12 साल की बात तो प्रश्न करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सोच विचार ही नहीं। हम वो हो गए जैसे 2-4 वो होते ना मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो हम लोग के लिए जिंदगी मल्टी चॉइस क्वेश्चन की तरह चल रही है। जिस भी स्थिति में आगे 2-3 ऑप्शन है, इसमें से एक चुन लो। ये नहीं सोचोगे आए कहां से, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, इससे अलग भी कुछ और हो सकता है, हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब नहीं। बस वो 2-4 ऑप्शन है, उसी में 10वीं में पास हो गए, उसके बाद वो आर्ट्स लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है, ये 3 ऑप्शन है ना, बस इसी में सोचता है अधिकतर, इससे आगे सोचता ही नहीं। एक लंबे समय तक इंजीनियर डॉक्टर में उलझा रहा। हाँ। उससे पहले वकील, हाँ। उसके बाद इंजीनियर डॉक्टर, आजकल MBA चल रहा है। हाँ। अब इसकी भी मार्केट कम हो रही है, MBA की भी कम हो गई। हाँ। LLB 5 ईयर लॉ। तो जो प्रचार प्रसार के तंत्र से हम नियंत्रित हैं, हम कठपुतलियां बन गए, और हमारा जो डिप्रेशन है या अकेलापन है, ये जो खालीपन है, उसका मूल कारण यही है कि हम अपनी जीवन की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे। पहले तो उनका पता ही नहीं कि हमारे पास ये शक्ति है, इसका पता नहीं है, इसलिए हम उपयोग भी नहीं करते। लेकिन उसका प्रभाव जो जीवन में बनता है वो निराशा के रूप में बनता है, उदासीनता के रूप में बनता है। इसलिए जितना आधुनिक संसार है उसमें निराशा और उदासीनता से वो ग्रसित है। अभी मेरी एक भांजी है ना, वो उसने PhD की थी 4-5 साल पहले अमेरिका में, अपना साइकोलॉजी में, वहाँ पे प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है, लाइसेंस्ड। तो बताती है कि 13-14 साल की आयु के बाद सभी लोग एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं। खाते हैं। यहां पहुंच गए, मतलब वो जो दुख से जो मन भर जाता है ना, उदासीन मन जिसे कहते हैं, उदासीनता से ग्रसित है और उसकी गोली खा के उससे निकलने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति हो गई, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में, बॉम्बे में चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, बंगलौर में चले जाओ, युवा पीढ़ी के हाल बहुत बुरे हैं, ये सब दिशा में जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, दूसरा क्या किया पूरे इसमें जो तंत्र खड़ा हो गया है, बाजारी तंत्र, इसने ये भ्रम पैदा कर दिया कि हम सोचने समझने वाले लोग, हम बहुत ही सुपरफिशियल प्रश्न उत्तर करते हैं, हमको कारण खोजना नहीं आता, शोध करना नहीं आता, गहराई में जाना नहीं आता। इसके अंदर एक और प्रवृत्ति जो बहुत ज्यादा प्रबल कर दी है, दिखावे की, दिखाने का। मेरा प्रश्न नहीं है पर मैं प्रश्न दिखाऊंगा, इससे ग्रसित है सब लोग।
तो उसमें स्कूल में क्लास में टीचर को देखो ना, अगर कुछ पढ़ा रहा है तो बहुत सारे बच्चे इसलिए हाथ खड़ा करते हैं कि उनको दिखाना है कि मैं हूँ क्लास, मेरी भी पहचान है। उसको कुछ जानने के लिए, समझने के लिए पूछना, इसके लिए नहीं। क्योंकि जानने समझने के लिए अगर पूछना है तो उसके लिए सुनना पड़ता है, सुन के विचार करना पड़ता है, विचार करके निष्कर्ष पे आना पड़ता है। ये वाली प्रक्रिया छूट रही है, इसका अभ्यास ही नहीं हो पा रहा ठीक से, हम अच्छे से सुन ही नहीं पाते। अच्छा, इसके अंदर जैसे आज की टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव बना है, फोन का, लैपटॉप्स का, इन सब का, जिस स्क्रीन पे रहते हैं ना, इसका एक जो सबसे बड़ा प्रभाव बन रहा है कि अटेंशन स्पैन, हमारे ध्यान देने की अवधियां ये छोटी होती जा रही है। जैसे रील को करते हैं ना, वो कितनी देर तक एक रील पे देखते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट के अंदर ही होते हैं, है ना? ऐसे फिर पलटते, फिर बदलते, फिर बदलते, फिर बदलते। हमारा अभ्यास होता जा रहा है। हमारा अभ्यास किसी चीज पर ध्यान टिकाने का है ही नहीं। हम लोग जैसे छोटे थे पतंग उड़ाते थे, आपने भी उड़ाई होगी। तो जब पतंग लेकर आते थे, धागा बांधते थे, देखा देखी करते थे, उड़ाने की कोशिश, कई दिन बीत जाते थे कि पतंग उड़ जाए, तो उसमें सुबह से शाम तक लगे रहते थे, कहीं पतंगे फटती थी उसमें। लेकिन वो जो क्रिया है उसमें मन लगा हुआ है आपका कितने समय तक, ये जो अटेंशन स्पैन है, उसी के ऊपर सपना भी, जो भैया बोले साइकिल चला रहे रात को सपना भी हुआ ही आ रहा है, वो ध्यान एकाग्र होने की प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियां नहीं रही है। देखिए, सारा काम स्क्रीन का हो गया है, अधिकतर लोगों का, शहरी लोगों का। दफ्तर में भी स्क्रीन है, घर पे भी स्क्रीन है। आप सोचिए, अगर जैसे घर में रोटी बना रहे, अब रोटी बनाने के लिए आपको कुछ समय के लिए आटा गूंदने के लिए ध्यान देना है, बेलने के लिए ध्यान देना है, सेकने के लिए ध्यान देना है, परोसने के लिए ध्यान देना है। इस समय ध्यान लगता है क्योंकि फिजिकल एक्चुअली एक्टिविटी है। पर जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो बहुत देर ध्यान नहीं देना। उसका तो निश्चित अवधि है, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तो ध्यान देना पड़ेगा जी, तो ऐसी गतिविधि बोलिए पहले। जो रील बताई आपने वो तो 15 सेकंड की होती है। हाँ। तो उसको आदमी दोबारा देखेगा नहीं, हाँ तो उसको फिर ऊपर करना पड़ता है। हाँ, इसी तरह यूट्यूब से जब हम स्टडी करते हैं तो 4-4 घंटा का रहता है, तो हम 4 घंटा ध्यान देते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान कम नहीं हो रहा है, जबकि हमारा ज्यादा हो रहा है। ठीक है। अब ज्यादा हो रहा तो बढ़िया बात है, इसमें हमें क्या परेशानी है? मैं तो बोला ध्यान कम होना समस्या है, और उसके लक्षण ये हैं कि हमारे आसपास जो गतिविधियां शुरू हो गई हैं उसके अंदर कम ध्यान देने की हमको रोज आदत पड़ रही है। छोटे बच्चों को देखिए आप, आजकल शहरों में जैसे परिवार हैं, माता पिता और एक बच्चा, अधिकतर बहुत हुआ तो 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब उसमें से कम एक व्यक्ति को तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? तो रह गया एक व्यक्ति घर में, उसको पूरे घर के सारे काम करने, ठीक है। उस सारे काम में बच्चे को खाना भी खिलाना है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है ना? सब बहुत सारे, तमाम शहरों में रहने में बहुत सारे काम है। उसको अपना मन भी बहलाना है, अपना भी कोई व्यवसाय घर से करते हो तो उसके लिए भी कुछ समय चाहिए। तो उसके पास बहुत कम समय है, तो उसको खाना खिलाने के लिए बच्चे को उसने 15-20 मिनट समय का अपना शेड्यूलिंग की हुई है। उसमें क्या करें? वो 15-20 मिनट में बच्चे को तो खेलते खेलते खाना खाना है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं? ले बेटा तू ये स्क्रीन देख, उसकी आंखें इधर टिकी रहती, खाना मुंह में जाता रहता। ये सब पूरे हमारे यहाँ तो 3 पालन हुए, मेरी हाँ। बेटी का, हमारे दोनों साड़ू की बेटियों का। जी। तीनों के पालन में कोई इस मैटर में कोई अंतर नहीं था, तीनों वही स्क्रीन देख देख के खाना। ठीक है, ज्यादातर परिवारों में हो रहा है। तो हमने तो तीनों को देखा, हम अपने बता रहे हैं। तो उस बच्चे को आदत तो हमने डाल दी, ठीक है ना? अब वो उसको आदत पड़ती है कि नहीं पड़ती उस स्क्रीन को देखने, और उसी प्रकार की चीजें देखना है। तो वो सारी की सारी छोटी छोटी लगती है। स्कूलों से डेटा आ रहा है बच्चों का, जो सबसे बड़ी कंप्लेंट आ रही है साइकोलॉजिस्ट की, अटेंशन स्पैन्स छोटे होते जा रहे हैं। सीखने के लिए जो ध्यान देने की प्रक्रिया है वो कम होती जा रही है।
इस बात को मैं क्या, बच्चों का भी सर देखा है कि वो बुक से नहीं पढ़ना चाहेंगे, कुछ उनका है वर्क, नेट पे गए वहाँ से गूगल से निकाल के लिख दिया, अगले दिन लाके सबमिट कर दिया। कक्षा 5 में बेटी को लेके गई हैं, हमारे ही घर में वो रह रही थी। हाँ वो मैडम जो ज्वाइन परीक्षा यहाँ थी, वो बिटिया हमारे यहाँ रह रही थी। क्लास 5 की थी, वो साइकोलॉजी को सेक्रेटरी को दिखाना पड़ा उसको। हाँ। पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगा, उन्होंने सब कर लिया, फिर अंत में मनोचिकित्सक ने कहा ये नहीं पढ़ी। हाँ ठीक बात। देखिए बहुत सारी चीजें हो गई, हम जिस तरीके की जिंदगी जीने लगे हैं वो बहुत मतलब बच्चों के लिए या परिवारों के लिए अनुकूल नहीं। और हमने मान लिया जिंदगी तो ऐसी ही जी जाएगी। सर अभी जो ताजा स्टडी बड़ापन छुपा है, इसमें भी एक बड़ापन छुपा है कि हम अपने बच्चों को साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, वो भी करोगी बात, सही है, बताते हैं बड़े शौक से। नहीं उसको उनको तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को मजबूरी है, कुछ लोगों का शौक है, वैसे भी है। जी भैया क्या कह रहे हैं? अभी जो ताजा सर्वे है स्टडी में आया है कि नीदरलैंड्स और नॉर्वे है बहुत आगे स्टडी में, तो वहाँ जो बच्चों का है कि सब डिजिटली होता था, तो अभी पिछले 2 साल से वहाँ सारा डिजिटल बंद कर दिया गया, क्योंकि जो बुक्स जो है ना, बुक्स से डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा था बच्चों का। तो अब जो है सारा स्टडी जो हो रहा है वो एकदम हर्बल हो रहा है या स्टडी पढ़ाने पे हो रहा है, मतलब बुक्स से उसका जो डिस्ट्रैक्शन था उसको फिर से वापस लाने के लिए। इवन कि हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं वो अब हम उसी डिजिटल पे जा रहे हैं, जबकि वहाँ सब अब जस्ट अपोजिट हो रहा है। अपोजिट इन द सेंस कि अभी जो जिसमें थे वो अभी खुद पुराना परिस्थिति में लौट रहे हैं। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं व्यापार मानसिकता से ग्रसित हैं, हम उपभोक्ता के रूप में भी और हम वो मतलब व्यापारी के रूप में भी उससे ग्रसित हो गए एक तरीके से। हमारा पूरा समाज, भारतीय समाज उस चुगल से छूट नहीं पा रहे। नहीं तो शिक्षा विधा में आप देखेंगे, जो आधुनिक शिक्षा की अगर बात करें तो मॉन्टेसरी स्कूल 100-150 साल पहले शुरू हुए, है ना, वो एक शिक्षा विधा थी। उसके बाद और स्कूलों के आए कि आपकी क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन के अंदर आपका प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन आने लगा। फिर उसके बाद एक प्रकार की शिक्षा विधि विकसित हुई जिसमें फॉरेस्ट स्कूल की बात है कि बच्चों को जंगल में ले जाके दिखाना, चीजों को कराना। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, फार्म स्कूल्स। यहाँ पे स्कूलिंग में फार्मिंग कराते हैं और फार्मिंग से जुड़ी हुई चीजों से पूरी शिक्षा देते हैं। तो क्योंकि बच्चों कर भी रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ वो किताबी शिक्षा भी उसको साथ में मिल रही है, तो उसका जो ध्यान वाला समस्या वो हट रही है। अभी सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, उसने अभी लद्दाख में तो 30 साल से ऐसा स्कूल चल रहा है। अभी बैंगलोर में भी एक स्कूल। सर आप देहरादून उसके थोड़ा और आगे वो मनीष गुप्ता करके उधर एक चलाते हैं, सिद्ध संस्था, शायद आप जानते हो। पवन गुप्ता जी? हाँ पवन गुप्ता, सॉरी। हाँ जी, मैं तो उसमें साथ में काम किया। हाँ तो उनके यहाँ भी हम गए हुए हैं, तो उनका भी बड़ा अच्छा देखा। पुरकुल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसका भी काफी अच्छा है। सर ऑस्ट्रेलिया में जो है ना क्लास 5 के बाद, जैसे क्लास 5 से 6 में बच्चे जाते हैं, तो उस समय 1 महीना के लिए ऐसे रूम्स में डाल दिया जाता है जहाँ हर तरह के टेक्निकल चीज होते हैं, मान लीजिए कारपेंटरी का है या जो भी है, मैकेनिकल का है, सब रहता है। और बच्चे को केवल 1 महीना वॉच किया जाता है कि बच्चे को छोड़ दिया गया 1 महीना के अंदर में जो मैक्सिमम बच्चे जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ ज्यादा समय बिताए वहां से उसका स्ट्रीम चेंज हो जाता है। इवन कि हमारे यहाँ क्या होता है, क्लास 10 के बाद वो साइंस आपको लेना है या आर्ट्स लेना है, चाहे कॉमर्स डिवीजन होता है, वहाँ क्लास 5 के बाद से ये चालू हो जाता है, फिर वहां से उसका स्ट्रीम जो है अलग हो जाता है। तो इसमें जो है हमारे यहाँ से कम 10 साल पहले वो लड़का जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे चला जाता है, उसको पता चल गया क्लास 5 में ही कि हमको इस बेसिस पे आगे बढ़ना है। क्या है कि हम लोग थोड़ा सा नकल करने में और नौकरी करने में ज्यादा व्यस्त हैं। अधिकतर जो शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं थी शिक्षा में आना। वो तो एक नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए आए, उसके लिए जो खाना पूर्ति करते हैं करने के लिए। और ये गवर्नमेंट स्कूलों की बात ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी सब जगह यही एक प्रकार का हाल। पेरेंट्स भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, नाम चाहिए, हमने स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भेजे, नाम चाहिए उनको। बच्चे की शिक्षा हुई नहीं हुई इससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, जब समस्या खड़ी होती है तब जाके ध्यान जाता है। हाँ जी। तो मतलब ये हो गया कि जो गुरुकुल व्यवस्था थी क्या वो सही थी? पता नहीं भैया, वो तो हमने देखी नहीं।
गुरुकुल व्यवस्था अगर आप जो कथा कहानियों में बताते हैं, कथा कहानियों में नहीं है, ऐसा चल रहा है प्रैक्टिकली। राजकोट गुजरात में जो है ये मेहुल भाई चला रहे हैं, और अहमदाबाद में भी चल रही है। हाँ, दो चार कुछ कर रहे हैं। क्या स्वरूप है उसका? मैं देखा नहीं स्वरूप तो उनमें ये है कि एक तो बच्चों को 11 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं जी, उनका उसमें एडमिशन होता है, जी, और उसमें भी उनको वॉच करते हैं कि हाँ ये उनको 2-3 कार्य आने चाहिए। मतलब वो अपना थोड़ा सा अपने कपड़े और थोड़ा सा साफ सफाई देख लें, बस इतनी चीज़ चाहते हैं वो। हाँ, और उसके बाद उनका एडमिशन लेते हैं, और फिर उनकी व्यवस्था जो है, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा वहाँ पे आए और फिर एकदम से रोने लग जाए कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए ये वो इस तरह की, वो बस इसी चीज़ को वो जो है कहते हैं ये चीज़ ना हो, बाकी फिर हम आगे संभाल लेंगे। और उसके बाद फिर उसकी शिक्षा जो है शुरू करते हैं। और बाकी जैसे कि हमने देखा, मैंने खुद देखा है वहाँ जा कर के कि वो पठन और जो है उसको ऐसे ही पढ़ाते हैं और उसमें ही तैयार करते हैं उन बच्चों को, और काफ़ी अच्छी मेमोरी जो है उनकी, शार्प मेमोरी, और कई चीज़ों में जो है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बढ़िया। फिर कई कलाएं सिखाते हैं। आप देखिए संतुष्ट हैं तो अच्छा ही होगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रचलित जिसे कहते हैं ना, कहाँ गए हमारे भाई प्रचलित? वो गायब है। क्या हो गया, ऐसा कैसे हो? सो तो नहीं गए हाँ, ऊपर मोहनलाल जाके? जी सो गए लग रहा है। मोबाइल नंबर है उनका? हाँ, जीतू हाँ, भैया कर जीतू भाई कर रहे हैं। वैसे मोबाइल से वो बढ़िया गाना गा के डांस वांस भी कर लेते हैं। छत पर, हाँ खूब मस्त, अलग दुनिया है भाई की। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर कल करवाया जाएगा। हो जाएगा। करते हैं, करवाने का चक्कर नहीं है कोई भाई, अपनी खुशहाली में कोई करता है वो ठीक है। रिक्वेस्ट की जाएगी। खैर ठीक है। उत्सव धर्मी लोग हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनका उत्सव ठीक है। हाँ, ठीक है। फोन तो नहीं फोन है, यहीं कहीं बोल रहे हैं। फोन की ब्रेक थोड़ा बहुत संजीदा होती है। सही रूम कौन सा रूम में लौट के आया, आप खोज के आओ। कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं, मिल जाते हैं किस वक्त। कोई नींद आ गई हो सकती है, सबसे ज्यादा जो संभावित कारण है वो यही है, नींद आ नींद आ गई गई होगा। या कोई जरूरी काम हो उसमें व्यस्त हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा वगैरह के अनेक, देखिए शिक्षा के लिए पहला जो मुद्दा है वो ये है, मानव का प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन के अर्थ में शिक्षा। इसके मामले में सब बोल है, जितने भी, मैं चाहे फार्म स्कूल की बात कर लूँ, चाहे फॉरेस्ट स्कूल की, मॉन्टेसरी की, गुरुकुल की, किसी की भी बात करो, इस सब में सबको मानव प्रयोजन अभी स्पष्ट नहीं है। तो शिक्षा मानव को किस लिए दे रहे हैं? तो जो पहले दिन बात हुई थी, शिक्षा व्यवसाय के लिए दी जा रही है, समझदारी के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही। ये सबसे बड़ा संकट है। क्या छोटे बच्चों के साथ इस तरह के कुछ सेशंस किए जा सकते हैं? छोटे बच्चों को देखिए क्या है कि किस एज ग्रुप के साथ कर सकते हैं इस तरह के? ये तो जो सेशन है, देखिए जीवन ये विद्या बैठ में। के सुनना इतना लंबा लंबा, इसके लिए एक निश्चित आयु चाहिए। छोटे बच्चों के साथ ये सहज नहीं। इस टाइप के कुछ चेंज करके कुछ। आपका जो मूल आशय जो मैं समझता हूँ, बताइए ठीक समझा कि नहीं, बच्चों तक ये बात कैसे हाँ, पहुंचे? ठीक है ना सर? करेक्ट। अब बच्चों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अलग होगी, उसके लिए करिकुलम होगा, है ना, क्रम से जाएगा। तो करिकुलम सिलेबस कुछ बनाना पड़ेगा, उसका बनाए हुए हम लोगों ने किया है, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। 2-3 स्कूलों में चल रहा है प्रयास, दिल्ली की सरकार ने कुछ प्रयास किया है, वो सब प्रयास हो रहे हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने सुख क्या जोश है इसके ऊपर देखा, इसमें देखा कि सम और विषम दोनों ही जोश अर्थात आवेश हैं, जिनमें निरंतरता की संभावना नहीं। सचेत भाव अर्थात स्वभाव गति में ही निरंतर सुख की संभावना है। ये जो स्वभाव गति है ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, इसकी आवश्यकता महसूस करने पे आप इसमें स्थित हो सकते हैं। जैसे अभी इसको पहचान लिया कि अच्छा ये शांत रहने से मैं सीखता समझता हूँ,
तो इस शांत रहने को, आवेश रहित रहने को आपने जैसे ही पहचाना और इसके महत्व को समझा, तब इसके लिए आप प्रयास करेंगे और स्थिति में आएंगे। नहीं तो अभी अभ्यासवश हम जोश में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और सचेत भाव अर्थात स्वभाव गति में ही स्वयं और संसार को देखना अर्थात समझना हो पाता है। तो जो देखने की क्रिया है वो दो चीजों को देखना है या समझना है, एक तो स्वयं को और दूसरा संसार को। इन दोनों को समझना है। तो अपने इसमें स्वयं में क्या देखना है? अपने भाव और विचार। मैं किस भाव से बात को कर रहा हूं, किस भाव से मैं चीजों को सोच रहा हूं, किस भाव से मैं काम को कर रहा हूं, एक बात इसको देखना है। दूसरा, मेरा विचार क्या है इस कार्य के पीछे, इस भाषा के पीछे, इस भाव के पीछे। तो भाव और विचार, इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो कायिक वाचिक मानसिक विधि से क्या भाव के मूल में क्या भाव है और क्या विचार है, इस बात को देखने की जरूरत है। और संसार में देखना है हमें कि क्या चल रहा है, क्या क्रम बन रहा है, सामने वाले की स्थिति क्या है ना, इधर की व्यवस्था क्या है, ये सब देखने की, समझने की चीज है ना। और उसमें फिर अपना भागीदारी क्या हो सकती है, ये देखने की चीज है। इस नजरिए से चीजों को देखने समझने की बात है। तो हमने बात की थी मानव जीवन और शरीर की। ठीक है। तो जीवन और शरीर के रूप में मानव का एक जीवन के रूप में कैसा है, मानव रूप में कैसा, शरीर रूप में कैसा है और मानव रूप में कैसा है। ठीक है। तो ये मानव जीवन रूप में प्रकृति कैसी है? जीवन की प्रकृति चैतन्य प्रकृति है, शरीर की प्रकृति जड़ रचना है, और मानव रूप में हम ज्ञानावस्था की प्रकृति है ना। मतलब दो चीजें हैं, जीवन और शरीर। जीवन अपने आप में चैतन्य है, शरीर अपने आप में जड़ है, पर दोनों मिलके ज्ञानावस्था की इकाई ऐसे। ठीक है। ये कितनी देर तक बना रहता है? ये अमर है, ये सदा बना रहेगा। शरीर जो है ये नश्वर है। और मानव रूप में शरीर यात्रा है। जितनी देर तक जीवन एक शरीर के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं शरीर यात्रा, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म से लेके मृत्यु तक, इसको एक शरीर यात्रा बोलते हैं। जीवन में ऐसी अनेक शरीर यात्राएं। तो मानव रूप में हम जीवन और शरीर के रूप में एक शरीर यात्रा कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी। अवधि अमर, ये चीज नहीं होती। हाँ, मतलब ये मरने वाली चीज नहीं है, सदा बनी रहती है। जीवन जो है बना रहता है। जीवन शरीर मानव की अवधि क्या है? तो जीवन की अमर है, यही हुआ ना भाई साहब? जी, जीवन हमारे यहाँ कभी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। शरीर नश्वर है, बनेगा तो मिटेगा। ये जड़ है, जड़ का यही स्वभाव। जड़ रचना बनती है और विरचित होती है, इसलिए होगा। और क्योंकि मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, शरीर यात्रा कब तक है? जब तक जीवन इस शरीर को चला रहा है तब तक शरीर यात्रा। इतनी देर इसकी मानव रूप में अवधि है, एक व्यक्ति के रूप में। पर जीवन में ऐसी अनेक शरीर यात्राएं। जीवन जो है दृष्टा है, भोक्ता है। दृष्टा का मतलब देखने वाला है, ऑब्जर्वर है। भोक्ता का मतलब जो फलों को भोगने वाला है, जो परिणाम आते हैं उनको देख के जो सुख दुख को महसूस करता है, इस पक्ष को बोलते हैं भोक्ता। तो जीवन जो है सुख दुख को महसूस करता है, इसको बोल रहे हैं भोक्ता। तो दृष्टा और भोक्ता है। शरीर जीवन का साधन है और मानव रूप में ये करता है, करने वाला। परंपरा में ईश्वर को ही दृष्टा, ईश्वर को ही कर्ता और ईश्वर को ही भोक्ता माना गया। यहां पे उससे अलग बता रहे हैं। जीवन दृष्टा और भोक्ता है और मानव रूप में करता है। कर्ता मतलब करने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला, भोक्ता मतलब सुख दुख भोगने वाला। आपने तो सुना होगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो नियति है।
ईश्वर की इच्छा है, जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। यहां ऐसा नहीं कह रहे, यहां हम कह रहे हैं आप परिस्थिति को देख के समझ के आप ही निर्णय पूर्वक करते हो, और जो करते हो अपनी समझ के अनुसार उसका जो कर्म होता है उसका परिणाम जो आता है उसको आप ही भोगते हो। वैसे इसमें चेतन में मैं है और जड़ में मैं का अभाव है, इसलिए अज्ञान अवस्था में होना होगा परिभाषा इसकी। ज्ञान अवस्था को कैसे समझेंगे? ज्ञान अवस्था मैं अपने साधन के साथ जो शरीर यात्रा करता हूँ वो मैं, मतलब ये समझ है मान। हाँ, उसको होना मतलब समझ, होना कैसे मतलब नहीं समझ कनेक्ट किया। मेरे कहने का मतलब जैसे आपने परिभाषित किया था कि चेतन मतलब मैं हूँ, हाँ, जहाँ पे ये भाव है कि मैं हूँ वहाँ चेतन, हाँ, और जहाँ मैं का अभाव है वो जड़ 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 संसार। और ज्ञान अवस्था को कैसे हम वो ज्ञान अवस्था तो अब जो हम बोल रहे हैं जो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, यानी मानव शरीर को चलाने वाले जीवन के साथ, इसको ज्ञान अवस्था कहते हैं। अभी बाकी 3 अवस्थाओं की और बात करेंगे, ठीक है। तो दृष्टा, भोक्ता, साधन करता, ये स्पष्ट हुआ। जीवन की आवश्यकता सुख है, निरंतर सुख। शरीर की आवश्यकता क्या है? सुविधा। सुख कहां से मिलता है? समझने से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, संबंधों के निर्वाह से मिलता है ना। हमने जैसा सोचा, कुछ किया, उसका जो परिणाम आया, जैसा सोचा था वैसे ही परिणाम आ गया, उससे मिलता है, ठीक। और मानव की आवश्यकता समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व है, ठीक है। जीवन रूप में हम भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शरीर से हम भौतिक रासायनिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, और मानव भाव, विचार एवं जड़ वस्तु दोनों के योग संयोग में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जीवन की तृप्ति जीवन लक्ष्य को पाने में, शरीर की तृप्ति स्वस्थ रहने में, और मानव की तृप्ति मानव लक्ष्य में। ये सबको हम आगे खोलते जाएंगे। जीवन की उपयोगिता ज्ञान व दर्शन में, ज्ञान संपन्न होने और दर्शन संपन्न होने में जीवन की उपयोगिता है। शरीर की उपयोगिता जीवन के साधन के रूप में सफल होने से, यानी जीवन को जो कुछ करना है उसके लिए शरीर उपयोगी बना रहता है, इसमें उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। और मानव की उपयोगिता समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होने से, ये जो पूरा ताना बाना बना हुआ है अस्तित्व का, इसके अंदर अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने से, अपनी भागीदारी को प्रमाणित करने से उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, ठीक है। सर, हाँ, आवश्यकता में मानव जो उभय सहअस्तित्व मतलब क्या है? अभय। अभय का मतलब बताया था ना, जब मेरे आचरण से, मेरे कार्य व्यवहार से दूसरों को आश्वस्ति होती है, हाँ इनके साथ जीना अच्छा है, डर नहीं लगता। अभी तो आचरण ऐसे ना कि भाई मेरे को डर लगता है कि कोई मेरा सामान ना ले ले, है ना, मेरे साथ कोई अपराध ना कर दे, मेरे साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, ऐसा डर बना रहता है समाज के लोगों का। जीवन को ऐसे भी अपन भाई साहब बोल सकते हैं कि जो स्थायी है उसे जीवन कहते हैं। मतलब जो जैसे सुख निरंतर बह रहा है, ये स्थायी हो गया ना। अभी सुख कहाँ निरंतर बह रहा है जीवन में? वो लिखा तो है आवश्यकता सुख निरंतर। हाँ, निरंतर सुख उसकी आवश्यकता है, बह कहाँ रहा है। आवश्यकता होने से आवश्यकता पूर्ति नहीं होती ना, आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जीवन सोचता है या उसको हाँ, सुख दुख चाहिए, हाँ, भोक्ता शरीर है, हाँ, नहीं भोक्ता शरीर नहीं, भोक्ता जीवन ही, शरीर साधन। हमारा कंसेप्ट सिर्फ उसी पे है कि यदि हमको सुख चाहिए तो हम क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। तो पार्टी करते हैं तो भोग तो हम ही, हमारा शरीर ही के माध्यम से ही हमारा पहुंच रहा है। वो आपके शरीर को अच्छा लगता है कि आपके मन को अच्छा लगता है? शरीर के माध्यम से मन को अच्छा लगता है। मन को अच्छा लगता है ना। हाँ, शरीर माध्यम ही हुआ, साधन ही हुआ। हाँ,
मतलब यहाँ से आपको बांदा जाना, गाड़ी में बैठ के गए, आप गए ना शरीर गाड़ी के माध्यम से, तो मूल में तो वस्तु मैं ही हूं ना, तो जीवन ही है जो भोगता है, शरीर के माध्यम से भोगता है। सही बात। स्वाद जीव को आता है या आपको आता है? जीव को आता है। सोच लीजिए, यही सोचने का मुद्दा है। हम तो यदि इंद्रिय की बात कर रहे हैं, हाँ, तो जो भी हमारा जो भौतिक है, हाँ, तो इंद्रिय से ही समझ पाते हैं। तो जीव हमारा स्वाद जो देता है वो इंद्रिय ही देते हैं हमारा। इसमें एक छोटी सी कमी रह जाती है इस बात में। इंद्रिय केवल शरीर की सीमा तक नहीं, शरीर में उत्पन्न होने वाले संकेत को पढ़ने वाला एक जीवन है अंदर, कॉन्शियस है हमारा, जो चेतने पक्ष है, उस संकेत को ग्रहण वो करता है, वहां पे वो उस स्वाद को पहचानता है। ये जैसे आपने मतलब फोन के अंदर जो जितने भी पेरिफेरल बने हुए हैं, इनसे संकेत का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें जो उसका जो प्रोसेसर होता है वो उसको वो करता है, पहचानता है, और प्रोसेसर के अंदर जो कोड होता है वो पहचानता है, और कोड को लिखने वाला कोई इंजीनियर होता है, वो उसको बनाता है। तो ये जो सबसे बैकग्राउंड में फाइनली कहां पे जाके चीज टिक रही है इसके इस कॉम्बिनेशन में, वो है जीवन। मीठा जीवन में पहचान में आता है, मीठे का संकेत शरीर से आता है, जीभ पे लग के नर्वस सिस्टम से हमारे मस्तिष्क में जाके हमारे जीवन तक पहुंचता है। जीवन पहचानता है ये मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है। इस प्रकार का संकेत है तो ये मीठा, इस प्रकार का है तो खट्टा है, इसका है तो इसको पहचानने वाला, इसको भोगने वाला जीवन ही है। एक इस प्रकार से कर्म जो होता है, ये क्या मतलब सोचने से कर्म हो रहा है या शरीर से करने पर कर्म होता है? कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों विधि से कर्म है। सोचना भी कर्म है, सोच के बोलना भी कर्म है, सोच बोल के करना भी कर्म है, तीनों ही कर्म है। जैसे परधन है ना, किसी के धन को पाने की कामना, ये भी एक कर्म है। मैं तुम्हारा धन ले लूंगा ऐसा बोलना भी एक कर्म है, और किसी का धन ले लेना ये भी एक कर्म है। तीनों अपराध की श्रेणी में आते हैं जीवन विद्या। ऐसा विचार कल्पनाओं में भी अंदर आ जाए तो वो कर्म हो गया जी, वैचारिक मानसिक कर्म। तीनों की डिग्री अलग अलग है। डिग्री माने ऐसा कि ये कम डिग्री को ऐसे आप आंकलन कर सकते हैं, किसी भी करने से पहले विचार तो होगा ही उसका, और बोलने से पहले विचार होगा ही, तो मूल में कर्म जो है मानसिक ही है। सबसे महत्व वाली चीज विचार ही है, क्या विचार आप करते हैं। जो विचार है या भाव है वही ट्रांसलेट होता है एक्शन में या भाषा में। तो जो आपकी मन की स्थिति है या मानसिक स्थिति है, वहीं पे गलती, अपराध या सहीपन या व्यवस्था है। अव्यवस्था, व्यवस्था की स्थिति आपके जीवन में है, उसको आप व्यक्त करते हो शरीर के माध्यम से। जब तक कंट्रोल रहता तब तक ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि विचार और मन, इनको ठीक करा भी जा सकता है, इनको ही ठीक करना है, इनको ही ठीक, यही ठीक होने की चीज है। एक मैं जैसे ये सामने रोड है और रोड पे कोई मोटरसाइकिल, आपका परिचय नहीं हुआ? परिचय तो मेरा नाम डॉक्टर प्रभात पांडे, मैं प्रतापगढ़ से। अच्छा जी, ठीक। तो जैसे एक मैं अभी कल आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा जी जी, मैं काफी सुनने के बाद हाँ। एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति जा रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति आपका नाम लेता है, वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो रिएक्शन शरीर में होता है आपके, मतलब मीन्स बॉडी में होता है, इंद्रियों में होता है, कर्म आपका शुरू हो गया। वो जितनी देर आप उसके बारे में सोचेंगे, क्या वो कर्म की श्रेणी में आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। सोचना कर्म है। हाँ, तो मतलब जैसे सोचना कि वो कौन था, मैं कहाँ मिला था उससे, क्या भी सोचे, मैं तो बोल रहा हूँ सोचना अपने आप में कर्म है। हाँ, क्या सोच रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। बोलना कर्म है, क्या बोलते इससे फर्क नहीं पड़ता।
शरीर से करना तो कर्म है ही, क्या करते इससे फर्क नहीं पड़ता। सेवा करते हो या हिंसा करते हो या अपराध करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कर्म है। तो जैसे अब हम लोग आध्यात्मिक रूप से अगर बात करते हैं तो कर्म के हिसाब से पुण्य पाप का जो यहाँ पे वो झंझट नहीं है, विच्छेदन होता है, वो सब इधर झंझट नहीं है। अच्छा उसका कुछ नहीं है, इधर झंझट नहीं है। यहाँ पे पुण्य पाप की समीक्षा हो गई थोड़ी देर पहले। नहीं स्वर्ग नरक की बात सुबह चल रही थी। हाँ, तो उसी में समीक्षा थी ना, वो किसकी थी? आदर्शवाद की समीक्षा थी। उसमें क्या बोला? आदर्शवाद में संसारी व्यक्ति को पुण्य कमाने की प्रेरणा दी गई। पुण्य से क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या होगा? परम भोग। तो फाइनली भोग की प्रेरणा दे रहे हो, क्या मतलब रह गया उसका? वो तो भौतिकवादी वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ से अर्थ क्या रह गया? यहाँ से निकले तो वहां तक गए। फाइनली तो भोग की प्रेरणा ही हुई ना। सार भाग देखिए उसका। नहीं तो ये सब तो इस प्रकार से दुनिया भर के सब कर्म ही चल रहे हैं ना, सुबह से शाम तक जो दिन भर। कर्म अलग चीज, अभी पाप पुण्य की समीक्षा कर रहे हैं। कर्म तो चल ही रहा है हर कर्म के आधार पे पाप पुण्य का उसका आधार वो अलग, वो आप जो बोल रहे हो ना कर्मों का फल मिलता है, वो पाप पुण्य के रूप में मिलता है, वो सब आदर्शवादी, वो सब आदर्शवाद का विचारधारा में वो बहुत सारी बातें, वो यहाँ पे चर्चाएं नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। वो केवल जो ढांचे बना रखे हैं सत्ता के, उनको बनाए रखने के लिए वो सब नैरेटिव है। नहीं वो चीजें तो एक्चुअल तो ये है कि वो चीजें प्रैक्टिकल हैं, और एक्चुअल ये है कि अभी जिस पे चर्चा हो रही है ये तो काल्पनिक है, इस पे तो हम लोग विचार जो कर रहे हैं तो भविष्य में कभी 1000-2000 साल में होगा या नहीं होगा क्या पता। देखिए वो प्रैक्टिकल है तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। जिसको आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं उसका प्रमाण होना चाहिए। प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक होता है, उसका प्रमाण होता है। नहीं तो प्रैक्टिकल में तो अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं। क्या बैठे होने से क्या? मैं नहीं समझा। आप बोल रहे हैं कर्म फल की जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है, ऐसे ही बोले ना अभी? मैं ठीक सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? भाई सर आप सुनते हम यही आ रहे हैं, ठीक है? मैंने और आप इसको चाहे वो आदर्शवाद में रखे, भौतिकवाद में रखे, वो श्रेणी हमारी बना लेंगे, वो दूसरी। मैं आपकी बात नहीं कर रही। अभी आप जो बोले मैं उसको ठीक से सुना कि नहीं सुना उसको पूछा। आप ये बोले कि जो परंपरा में चले आने वाली थ्योरी है कर्म फल की, वो मतलब प्रैक्टिकली होता है, ऐसा आप बोले। ऐसा मैं सुना हूं, मैं आपसे पूछा हूं कि ये ठीक सुना हूं गलत सुना? ऐसा सुना। अब इसके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या प्रमाण है कि वो प्रैक्टिकल? अगर प्रैक्टिकल है तो प्रमाण। ये भाई साहब बैठे हुए हैं जय गुरुदेव वाले, और अभी शाकाहार पे बात हो, शाकाहार करने के लिए जो इनका संगठन पूरा काम कर रहा है उसका क्या आधार है? यही आधार है कि नहीं करना चाहिए, मांसाहार पे नहीं जाना चाहिए, शाकाहार पे काम करना चाहिए। मांसाहार शाकाहार क्यों आ गया बीच में? नहीं वो अभी बोल आप, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो उसका सीधा जुड़ाव जो है वो कर्म से है। कैसे हुआ सीधा जुड़ाव? कर्म हो रहा है। कर्म क्या है बताओ ना थोड़ा, किसको कर्म कह रहा है? चर्चा ठीक से की जाए ना, वो लंबी चर्चा है। मेरे पास समय है, कमी नहीं, मेरा तो यही काम है, इसलिए मैं 7 दिन का शिविर लगाता हूँ। चर्चा करनी पड़ेगी तार्किक विधि से, सही आधारों से, विधिवत तरीके से। जिद करने से नहीं चलेगा। हाँ, हमारी मान्यता कुछ और हो सकती है, सहमति असहमति के लिए मैं पहले दिन से बोल दिया था। यहाँ पे हमारी बात मानने के लिए बिल्कुल आग्रह नहीं, और ये बात समझ में ही तब आती है जब हम पहले दिन से सुनते हैं, क्योंकि क्रम है इसका, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी का कदम चढ़ते 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 आगे बढ़। सर यहाँ पे एक बात जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया और सामने है कि आखिर मांसाहार से कुछ उसका प्रमाणित हुआ हो कि मांसाहार खाने से शरीर को ज्यादा खराब होता है? पता नहीं, ये तो ऐसे तो कहाँ प्रमाणित है बताइए। अरे रुक जाइए भाई, एक से बात करने, आपकी बारी थी, आप रुक गए, अब रुक जाइए थोड़ी देर, क्यों परेशान हो? ये तो प्रमाणित है कि शाकाहार जो है जी, जो शाकाहारी प्रवृत्ति के या शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं जी, उनमें बीमारियां कम होती हैं। भाई साहब पूरा का पूरे विश्व में ना आप देखेंगे, मैं पहले बता दूं, मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं, मैं पूरी मैं बात कर दूं, पूरे विश्व में और भारत में
ज्यादा पॉपुलेशन मांसाहार करती है। विश्व के अंदर सबसे दीर्घ आयु वाला जो देश है ऑन एन एवरेज वो है जापान। वहां बचपन से लेकर मृत्यु तक को मांसाहार किया जाता है। वहां पे रोगों की संख्या कम है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो हम जो देखते हैं कि जो डॉक्टरों का जो प्रमाणित है, जो टेस्ट दिखाए हैं कि जो भी मांसाहार हैं उनकी तुलना में जो शाकाहार व्यक्ति हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं, बीमारियां कम। कौन सी रिपोर्ट कहती है, कौन सी स्टडी कहती है, बात बताइए। अब मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन स्टडी में ला सकते हैं। लाइए बात करते हैं फिर। ठीक है। एक चीज और भी, जैसे आपने एक जापान वाली बात कही, उसमें जो दुनिया के जो सबसे बुजुर्ग आदमी जो दिखाए गए, उसमें से 70% ये है मिले आपको जापान में। ये रिसेंट है, इसका पेपर कटिंग हम आपको दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ठीक है। 70% जो पर्सन थे जो सबसे ज्यादा जिंदा तक अभी तक है, 100 प्लस में। हाँ 100 प्लस में, 107 से प्लस थे। ठीक है, वो जापान के लोग थे और उसमें से 70% से ज्यादा लोग शाकाहार थे। नहीं भैया, मैं तो अलग चीज पढ़ी है इसमें, शाकाहार का नहीं। पेपर कटिंग सी आपको ले आइएगा उसमें दे सकते हैं। हाँ ठीक है, देखिए वो सूचना के स्रोतों को वेरीफाई कर देंगे, है ना। बिल्कुल कोई बात नहीं उसमें, तो सूचना की बात है जी, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। यूरोप में भी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भारत से या ऐसी जगहों से ज्यादा अधिक है। नीदरलैंड और नॉर्वे का सबसे ज्यादा है। उसमें ये दिया कि जो वहाँ के जो लोग हैं व्हीकल्स वगैरह कम यूज करते हैं और साइकिलिंग ज्यादा करते हैं। पर ये डेटा आज का नहीं है ना भैया, ये डेटा कम से कम 150 साल से आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन हम तो 150 साल पहले नहीं थे। अभी हम जो रिसेंट जो महीना 2 महीना, कहने का मतलब है जो साइकिल और उसका डिफरेंस है ये पिछले 50-60 साल में आ गया होगा, उससे पहले नहीं था। जी इसको क्या है, अपना मुद्दा शाकाहार या मांसाहार की बात नहीं। जैसे हाँ बोलिए। जो जापान की हम बात कर रहे थे ना, हेक्टर गार्सिया ने भी किताब लिखी की गई। हाँ जी, वालों पर कृपा की जाए। माइक ले लीजिए, सुनाई नहीं देता। पीछे वाले भी थोड़ी कृपा करके थोड़ा थोड़ा आ गया। लोग बढ़ गए, बैग बेचने वाली संख्या बढ़ गई है। हाँ ऐसा तो लगा। बढ़ गई। हाँ जी बताइए। जो अभी जापान की बात हो रही थी तो उसमें अभी हेक्टर गार्सिया एक आथर है, उसने अभी किताब लिखी थी 2020 में, इकिगाई। मतलब एक तो उसमें 3 जो व्यक्तियों की जो एग्जाम्पल दिए थे, इसमें एक सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में 137 साल का, तो मतलब जो 3 लोग हैं वो तीनों मतलब लोग शाकाहारी थे। ठीक है, तो ये तो हेक्टर गार्सिया की किताब है। दूसरा मैंने भी थोड़ा जो अध्ययन किया था, तो जो चाइना का एक यात्री था जो भारत आया था, तो 1200 की ईस्वी में उसने खुद अपनी किताब में लिखा है और चाइना के न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि भारत में ऐसा कुछ मांसाहार का प्रचलन नहीं था। कौन से ट्रैवलर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। और जो श्री राम शर्मा जी, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो जो देखिए क्या है, इसको ऐसे नामों को लेके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फ्लोट करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें फ्लोट कर रही हैं। इनको वेरीफाई कर लीजिए प्राइम सोर्सेस से, प्राइमरी सोर्सेज से चीजों को जांचने की आवश्यकता है। जो हाँ, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो श्री राम शर्मा जी है ना, उन्होंने अपने जो बाढ़ में है उसमें 2-3 बार किताबों में, जो छोटी पुस्तिका आती है उसमें भी दिया हुआ है, और जो बड़ी बाढ़ में है जरूर दिया हुआ है श्री राम शर्मा जी। उन पे शंका नहीं कर रहा, उन्होंने दिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मुद्दा अपना क्या है, मूल में मुद्दा क्या है हमारा? हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो जीवन है वो कौन सी वाली बात पे चल रही थी चर्चा, दृष्टा भोक्ता और कर्ता वाली बात पे चल रही। ठीक है, तो मूल में जाके जो जीवन है वो दृष्टा यानी देखने समझने वाला, पहचानने वाला वही है। जो कर्म हम करते हैं वो शरीर के साथ मिलकर करते हैं, शरीर को प्रयोग करके करते हैं, शरीर के माध्यम से करते हैं, उसके परिणामों को फिर से देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, इसको कहते हैं भोक्ता पक्ष। इसके बीच में बात उठी कर्म व फल वाली बात। इस कर्म फल वाली बात से जुड़ के बात उठी मांसाहार और शाकाहार, उसमें किसी एक को सही और किसी एक को गलत बताने की बात। ठीक है, उस क्रम में सारी चर्चा। क्या निष्कर्ष निकला?
दृष्टा कर्ता भोक्ता जीवन है, मानव है, क्या है, शरीर है, क्या बोलना चाह रहे बताइए। आपने शुरू की थी। जो हमारा जो जीवन है अल्टीमेटली कर्ता वही है। कर्ता इन द सेंस की जो भोक्ता है। मेरा कर्तव्य, मेरा जो काम है वो माध्यम है, हमारा हाथ हो सकता है कि हम कोई काम उठाते हैं, लेकिन उसका जो जीवन है, जो जिसको कह सकते हैं कि कर्म करने वाला जो है, वो हमारा जीवन है। तो कर्म का जो विचार या भाव है वो जीवन में होता है। हाँ, जीवन में ही हुआ। इस भाग को कहते हैं दृष्टापद, इस भाग को कहते हैं दृष्टापद। और उसका जो कर्म, कर्ता मतलब कर्म से जुड़ा है, करने वाला क्रिया से है। क्रिया जो है शरीर से जुड़ के होती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मानव जो है, मानव रूप में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में कर्म करता है, इसको बोलते हैं कर्ता। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। बचपन में एक खेल खेलते थे कि हमको छू के दिखाओ। तो किसी ने छुआ तो कहा ये तो मेरा हाथ है, तो किसी ने छुआ तो सर है, ये तो मेरी जीभ है, ये तो दांत है। तो हम कहाँ हैं? बढ़िया, वो बड़ा टच करना बड़ा, वो छू नहीं सकता। तो यही जीवन है हमारे। तो पर जीवन को तो हमने बताया ना आपको। आज कोई बात हुई थी कि जीवन की कुछ बताया था जीवन के बारे में? कुछ और जीवन के तो एक एक लक्षण को बताया था मैंने। क्या बताया था किसी को याद? आशा, विचार, इच्छा, समझना, अनुभव, ये है। बताया था कि नहीं? आप थे क्या? बताया जीवन को। और आप मेरे ख्याल से पहले दिन भी रहे होंगे। पहले दिन तो रूपात्मक अरूपात्मक पे थोड़ी बात हुई थी। दूसरे दिन थी, उस दिन थे ना। तो हमने बोला सच्चाई कुछ भाग रूपात्मक है जिसको छू सकते, जैसे भोजन को, और पोषण जो है वो अरूपात्मक है, पर वो होता है कि नहीं होता, विश्वास स्नेह की बात कर रहे हैं। तो छूने से, छूने का मतलब क्या है? इंद्रिय गोचर, भौतिकवादी विधि है। जो इंद्रियों से पहचान में आता है वही सच्चाई है। ये कहाँ का सिद्धांत है? भौतिकवादी। ठीक है ना? तो हमारा तर्क कहाँ पे खड़ा है वो पता चल जाता है। हमारा थोड़ा बेस बन गया तो अब ये सब बातें ठीक से हो सकती है। जी आगे। हमारा एक था कि जैसे भोक्ता ने, ले लो, पीछे नहीं चाहती है। अच्छा, ये सवाल था कि जैसे भोक्ता ने इच्छा जाहिर की कि हमें मांस खाना, उसी पे चर्चा चल रही थी, उसी से लेके आया। ठीक है, ठीक। तो अब वो कोई मांसाहार कर रहा है तो वो शरीर सूक्ष्म शरीर भोग रहा है उसको, मतलब भोक्ता भोग रहा है, माध्यम बना शरीर, लेकिन जो रासायनिक क्रिया होगी उसका फल आएगा वो कौन भोगेगा? शरीर। हमने तो भोक्ता हमें बताया, किसी भी कर्म के साथ जुड़ा हुआ जो सुख और दुख है उसको भोगने को हम भोक्ता कहते हैं, उससे जुड़े हुए सुख दुख को। शरीर पे जो आता है वो रासायनिक क्रिया का परिणाम आता है। परिणाम परिणाम का आकलन करने से जो दुख सुख होता है उसको हम भोगना कहते हैं। परिणाम को देख के या तो अच्छा लगता है या खराब लगता है, उसको भोगना कहते हैं। जो अच्छा लगना भी एक भोग है, भोक्ता का भाग है, और खराब लगना भी एक भोक्ता का। हम भुगत रहे हैं ना उससे, जो भी परिणाम आ रहा है। मतलब शरीर भोगेगा उसको, शरीर में परिणाम आएगा, जीवन भोगता है। अच्छा, जीवन जी रख दो सामने, नहीं कुछ बोलने वाला। ठीक है, तो ये जो भेद है जीवन, शरीर और मानव के रूप में, ये विश्लेषण क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप जीवन को भी ठीक से पकड़ लो, शरीर को भी ठीक से पकड़ लो, और दोनों के संयुक्त रूप में मानव को भी ठीक से पहचान। कई बार पहले, इससे पहले हम जब ये बताते थे विश्लेषण, तब उसमें केवल जीवन और शरीर का भेद बताते थे। उसमें मानव वाली जो बात है ना, उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए तीनों को रखने की अब से शुरू किया है। समझ में आ रही है जी, है ना? आप लोग पहले तो केवल दो ही देखे हो। मानव रूप में जीना है हमारा, मानव रूप में बातचीत चल रही है,
बढ़िया। मानव के मूल में जीवन और शरीर, इन दो विश्लेषण को भी पहचान सकते। फिर मानव की आवश्यकता सुख, और मानव रूप में जीवन की आवश्यकता सुख है और शरीर की आवश्यकता सुविधा है। तो सुख और सुविधा को थोड़ा देख लेते हैं। सुख कब कब चाहिए होता है? कोई क्षण होता है जब बोलते बहुत सुखी हो गया, थोड़ा दुखी होकर देखते हैं? ऐसे ही सुविधा जो है वो कब कब चाहिए होती है? अभी खाने की किसी को जरूरत लग रही है, भोजन, अभी भोजन की अभी तो आवश्यकता नहीं, अभी नहीं, और थोड़ी देर बाद हो जाएगी, है ना? तो आवश्यकता होने पर ही सुविधा चाहिए। सुख कितना चाहिए? अनलिमिटेड, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है। जितना भी सुख है और चाहिए, जितना मिल जाए उतना कम। सुविधा कितनी चाहिए? जरूरत, जैसे भोजन है, रोटी कितनी चाहिए? सीमित चाहिए, असीमित चाहिए? जरूरत कैसे? सुविधाएं हमें सीमित चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, घोड़ा, गाड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, सब सीमित मात्रा में चाहिए, असीमित कुछ नहीं चाहिए। सुख किस संबंधों में मिलता है? तो मानव संबंधों में तालमेल से सुख मिलता है। और सुविधा कहां से मिलती है? मानव प्रकृति संबंध में तालमेल से सुविधा। शरीर की आवश्यकता सारी प्रकृति के माध्यम से आती है, और जो सुख की बात है वो मानव संबंधों में जो तालमेल बैठता है उससे आता है ना। तो दोनों संबंध प्लेस हो गए, मानव संबंध और मानव प्रकृति, दोनों से क्या मिलेगा ये हमें मालूम होना चाहिए। इसका एग्जांपल के साथ मानव के साथ जो सुख है और सुविधा, जैसे कोई आपका सम्मान करता है, आपको सुख मिलता है उसका। कोई आपके साथ विश्वास का निर्वाह करता है, स्नेह का निर्वाह करता है, प्रेम का निर्वाह करता है, सब सुख देते हैं। ये व्यवहार के अंदर होता है। प्रकृति के साथ कैसे सुख मिलता है बताओ? लोग माइक का सुख लेना चाहते हैं। अच्छा वातावरण है तो सुख मिल रहा है, जैसे चिड़िया चहक रही तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगता है हमें, है ना। तो ये जो अच्छा लगना है, अच्छा लगने का तो क्या होता है, कई बार चिड़िया चहकना, कई बार हम बहुत ध्यान में लगे और चिड़िया चहके तो हमारे को इरिटेट भी कर देता है। हमारे को व्यवस्था की स्वीकृति होती है, जो कि समझने के आधार पर है ना। मानव संबंध में निर्वाह की निरंतरता है, जैसे विश्वास की निरंतरता होती है, विश्वास का निर्वाह होता है, इसमें सुख हमारे को मिलता है। प्रकृति को देखने भर से थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये हमारे को, जैसे हमारे को कोई परेशानी है या कोई समस्या है, उसमें से हमारे को उभार नहीं सकता। जबकि संबंधों के अंदर कोई हमारे साथ विश्वास पूर्वक प्रस्तुत होता है, सम्मान पूर्वक होता है, स्नेह पूर्वक होता है ना, वात्सल्य पूर्वक होता है, तो हमारे अंदर जो परेशानी है उससे भी बाहर आते हैं। इस रूप में इसको कह रहे हैं कि मानव संबंध। यदि कभी हम लोग टेंशन में होते हैं तो हम लोग या तो नदी के किनारे चले जाते हैं या पेड़ पौधे के किनारे बैठते हैं, तो बड़ा शांति और अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एक तरह से भी तो हमारे पास सुख ही है। यदि हम कोई टेंशन में है तो हम यदि एकांत जगह या नदी नाले के पास चले जाते हैं तो वहाँ का जो ध्वनि है या वहाँ का जो वातावरण है उससे भी तो हमें सुख मिलता है। ऐसा अब इसके उलट हम करते हैं, जैसे मानव संबंध है, तो मानव संबंध आखिर झंझट भी तो मेरा हो जाता मानव से, तो वहाँ तो हमको सुख नहीं मिला। मैं मतलब दोनों कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। प्रकृति से भी हमको सुख मिल पा रहा है और मानव से भी दुख हमको मिल पा रहा है। तो इसमें मैंने जो बोला उसको फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मानव संबंध में तालमेल पूर्वक सुख मिलता है। तालमेल होने पे ही सुख मिलेगा, तालमेल बिगड़ने पे सुख नहीं मिलेगा। अभी जो नदी का उदाहरण है, मैं आप लोग का नहीं जानता, मैं तो अपना जानता हूँ। मैं भी कभी पहाड़ पे जाके नदी के किनारे बैठा हूँ, तब तक उधर बैठ के करते क्या है, तो विचार जब चल रहा होता है, अगर हमारे कोई संबंध बिगड़े होते हैं पीछे, तो उधर कोई सुख मिलता नहीं, उसी का विचार चल रहा होता है, उसी की पीड़ा चल रही होती है, और वहां पे सब कुछ सही होता है, तो ये भी अच्छा लग रहा होता है। मतलब प्रकृति से भी तो हमको सुख मिला। सुख में हम हैं, प्रकृति के साथ हैं, उसको एंजॉय कर लेते हैं। आप एक व्यक्ति,
एक एक करके। यदि हम न्यूट्रल हैं, हाँ, न्यूट्रल में यानी हम दुखी परेशान नहीं है, ठीक है, हम उसके पास जा रहे हैं, तो वैसे ही रहते हैं, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लगना है तो सुख नहीं कह रहे भाई साहब, अच्छा लगा तो सुखी हुआ। ठीक, सुख का मतलब होता है तृप्ति से, पहले भी इसके अंदर बोला था, हमारे जीवन की कोई आवश्यकता उसमें पूरी होती है। देखने भर से अच्छा जरूर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इससे तृप्त नहीं होते। नहीं तो मानव नेचर के अंदर प्रसन्न रहता, इसको बिगाड़ता क्यों आज तक? इसी नदी नाले जंगल वादियों को बिगाड़ा किसने? इसी मानव ने। अगर इस सुख के स्रोत में क्यों बिगाड़े? देखने में किसी मानसिक स्थिति में इसमें हमारे को अच्छा लगता है। अच्छा लगना और अच्छा होने में भेद है। ये तो मैन टू मैन वेरी करता है। हमारे लिए जंगल पहाड़ अच्छा लगता है, ये हम जेनेरिक रूल है। यहाँ पे जंगल में रह रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन जो शहर में रह रहा है उसको लग रहा है कि ये सब काट पीट करके यहाँ अपना घर बना लेते। तो मेरा पर्पस सिर्फ वही है कि ये मैन टू मैन वेरी करता है। मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ मानव के संदर्भ में तो बता, ये मैन टू मैन वेरिएशन वाला नहीं बता रहा। कोई भी मानव होगा, मानव मानव संबंध में तालमेल पूर्वक ही सुख मिलेगा, इसको बता। कोई भी मानव होगा, और मानव मानव संबंध में अगर तालमेल बिगड़ा होगा तो दुखी परेशान होगा, ठीक है। प्रकृति के पास जाने से, प्रकृति को देखने से, क्योंकि उसके अंदर एक, हमारे अंदर एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वंडर से भर जाना या आश्चर्य से भर जाना। उसमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो हमें पूरा भरता नहीं। वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लग के फिर हमारी जिज्ञासा होती है क्यों है, कैसा है, फिर हमारे को जीने के संदर्भ में बाकी चीजें ध्यान में आने लगती हैं। अगर वहां पे समाधान नहीं है तो इस सुख की कोई निरंतरता नहीं, जोश की नहीं। इसमें कोई उलझन वगैरह अगर होगी हमारी संबंधों की, वो हमारे को फिर प्रभावित कर लेगी। थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, पर थोड़ी देर बाद फिर उसका प्रभाव बन जाएगा। इसलिए जितने, क्योंकि हम तो देहरादून मसूरी में रहे हैं कई वर्ष, तो उधर जो सैलानी आते हैं 1-2 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर वही सारी टेंशन परेशानी फिर उनको बॉदर करने लगती है। अगर सुख का स्रोत होते ये चीजें, तो ये सुख उनके अंदर निरंतर बन जाता है, या उसमें जब तक उसके संपर्क में तब तक बना रहता। ऐसा होता नहीं। जबकि संबंधों में तालमेल जितनी देर है उतनी देर सुख मिलता है। सर जी अदला बदल भी कर सकते हैं? अदला बदली बताइए। जैसे मान ली मानव में संबंध सुख है, ठीक, जैसे मानव में संबंध, हाँ, सुख मिलता है अपन को, ठीक, तालमेल पूर्वक, और मानव प्रकृति संबंध में, इसमें भी तो सुख की अनुभूति होती है, तालमेल बैठा रखा है अपन का। मानव प्रकृति संबंध में तालमेल पूर्वक हमारे को सुविधाएं मिलती है। सुख नहीं मिलता। सुख इस रूप में मिलेगा कि व्यवस्था में चल रहे हैं, उसकी व्यवस्था में भागीदारी करने का, अपनी समझ को प्रमाणित करने का सुख मिलेगा, समझ को प्रमाणित करने का सुख मिलेगा। लेकिन हमारा जो, आप देखिए ना, 2 चीजें आती हैं। एक तो हमारा जो जीने में कार्य है, यानी जो हम काम करते हैं, दूसरा हमारा व्यवहार है, जो लोगों के साथ हम जो भी आदान प्रदान करते हैं। तो हमारी जो मूल मुद्दा है कि हमें कोई समझे, हमें कोई सुने, हमारे साथ कोई ठीक से व्यवहार करे, ये वाला भाव जो है हमारा मनुष्य के साथ ही पूरा इससे मिलता है। इसमें दूसरे मनुष्यों के साथ जब तालमेल, हाँ, तो अपने इसके अंदर जब हमारे अंदर कोई संबंधों के अंदर जो हमें सुने, समझे, है ना, हमारे व्यवहार के अंदर हमें ध्यान दे, इन सब चीजों की आवश्यकता हमारी मानव मानव संबंध में पूरी होगी, ठीक है। अब हमारी समझदारी को प्रमाणित करने के लिए हम अपने संबंधों में भी कुछ करते हैं और प्रकृति के साथ भी कुछ करते हैं। तो प्रकृति में के साथ जो करने वाले पक्ष में जो सुख मिलता है वो इस बात का मिल सकता है हमें कि हमने कोई बात को समझा कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा काम को किया जा सकता है, और जब हम उसको करने जाते हैं और वैसा होता है, वो जो फल आया, परिणाम आया, उसका सुख हमें मिल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो व्यवस्था में प्रमाणित होने का सुख वहां मिलेगा, ठीक है। पर वो सुख जो है वो सुविधाओं के साथ जुड़ा हुआ सुख है, क्योंकि उसके साथ सुविधा भी जुड़ी हुई है।
मानव मानव के साथ, क्योंकि वो भी चैतन्य है, आप भी चैतन्य है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का सुख जो है वो केवल इधर ही है, मानव मानव संबंध। इसको छोड़ के केवल प्रमाणित हो रहे हैं प्रकृति के साथ, ये सुख पूरा नहीं पड़ता, मानव को तृप्त नहीं करता। ये मूल मुद्दा है जो समझने का। केवल प्रकृति के साथ आदमी जी ले, है ना, और उसमें तृप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है जीवन विद्या के अनुसार। जी अनुभव था भैया। हाँ। आज हमें लग रहा है 5, 7, 8 साल की घटना हो गई। हम लोग ऋषिकेश गए, हमारे साधु का पूरा परिवार था, हमारा पूरा परिवार था जी। और 1-2 बार कैची धाम में हमारे ससुराल पक्ष, तो नैनीताल जाने का भी। अब ऋषिकेश गए तो इतना प्रभाव में थे पहाड़ के कि प्रकृति और नेचर की, वहाँ 5 नालियां तुरंत किसी तरह से वहाँ खरीद ली गई, हमारे नाम, पापा नाम, सबके नाम से 5 नालियां। 8 साल हो गए हैं, कोई दोबारा उसे देखने नहीं गया है। मैं कई बार कहता हूँ चलो, कोई देखने तक नहीं गया है कि वो नाली कहाँ है। अब वो पहाड़ अब बहुत सुंदर जगह पे है, जब लिए थे तो वहां से 6 पहाड़ियां दिखती थी, 14 पहाड़ियां दिखती थी, बड़ा सुंदर गांव था। जो पिक्चर में, रील में होता है वो पूरा है वहाँ। अच्छा। लेकिन रियल में देखने कोई नहीं अभी तक गया, दोबारा गया ही नहीं है कोई 8 साल। और खरीद लिया था, और खरीद लिया गया। क्या बात, तो थोड़ी देर अच्छा लगा। देखिए, सुख और सुविधा को जो समझने की बात है, मूल मुद्दा इधर वही है कि जो प्रचलित है अभी तक आदर्शवाद, भौतिकवाद के रूप में, उससे तो बहुत कुछ कर लिया। अगर अभी भी किसी को लगता है इसमें बहुत विशेष बचा है, कुछ करना है, तो करके देख लिया जाए, हमारा तो आग्रह नहीं है। ये तो प्रस्ताव उन लोगों के लिए है जिनके अंदर समीक्षाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं, कि ये जो हम कर रहे हैं इसको कितनी बार करके देखेंगे, इससे रिजल्ट तो नहीं आ रहा है तो हम चाहते हैं, इससे तृप्त तो नहीं हो रहे। ये मूल मुद्दा है। उसके लिए ये विकल्प है, और इसमें भी कोई हम गारंटी नहीं बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा होगा, हम तो बोल रहे हैं ऐसा होता है, मैंने देखा, पर एक आदमी का देखना पूरा नहीं है। प्रेम भैया से और पूछ लीजिए, दूसरा भी पूरा नहीं है। आप अपने आप से जांच परख के देखिए, आपके लिए काम करेगा तो बढ़िया, नहीं करता तो कोई परेशानी। सीधी बात, ईमानदारी की बात है इसके अंदर, इसमें कोई जिद की बात नहीं है। रख दीजिए भाई। तो सुख और सुविधा का अंतर समझने की जरूरत है। हमारी जो बात चल रही थी कि किस संबंध में मिलेगा, मानव मानव संबंध के तालमेल में, वो तालमेल में इसमें ऐड कर दूंगा, है ना, उसमें सुख मिलता है। और मानव प्रकृति संबंध से ही सुविधाएं मिलती, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, घर मकान, ये जितना भी मटेरियल है, यातायात के साधन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा हमारे को मानव प्रकृति संबंध से ही मिलता है। सुख का स्रोत ज्ञान और प्रमाण, यही 2 चीज इसका स्रोत है। समझदारी होना, इसको ज्ञान कह रहे हैं, और उस समझदारी को प्रमाणित करना, इसी में सुख है निरंतर। इसके अलावा कोई सुख नहीं। सुविधाओं का स्रोत जो है संतुलित उपभोग। जब तक हम संतुलन में नहीं जिएंगे और संतुलन में उपभोग नहीं करेंगे, तब तक सुविधाओं से संपन्न नहीं हो। प्रमाण तब आने लगेगा जब जीने में आ जाएगा। जी, समझने का भी एक सुख होता है। जैसे अभी कोई बात बोली, आपको अच्छी लग गई, है ना, या जिसको बोलते हैं अरे मेरे को पकड़ में आ गई, क्लिक कर गई, उस वक्त भी अच्छा लगता है, पर वो पूरा नहीं है। वो पूरा वो तभी होगा जब जीने में प्रमाणित होगा, तब उसकी निरंतरता। कई बार ये भ्रम हो सकता है कि मेरे को पकड़ में आ गई, थोड़ी देर बाद देखते वो बोलते ना, 2-4 दिन बाद फिर खिचड़ी पक गई, फिर वहां पर पहुंच जाती, तो वो भी कम हो सकता है। सुख के लिए क्या अध्ययन अभ्यास करना है? तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, इनके अभ्यास से हमें सुख मिलता है ना। 3 नियम क्या है, इनको मैं और विस्तार में आगे बता दूंगा। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। ठीक है, ये जो बोल रहे थे ना, प्रकृति के साथ जो सुख मिलता है वो प्राकृतिक नियम के को प्रमाणित करने से मिलता है। आवर्तनशीलता को प्रमाणित करने से हमें सुख मिलता है। सुविधा में क्या, सुविधाओं के लिए किस चीज का अध्ययन अभ्यास करना है? मानवीय व्यवसाय। मानवीय क्या जोड़ा है उसमें, व्यवसाय क्यों नहीं बोला? क्योंकि शोषण मुक्त व्यवसाय,
उसके लिए लिखा है मानवीय व्यवसाय। शोषण मुक्त, ना तो प्रकृति का शोषण ना अन्य मानवों का शोषण। अभी धरती पे 99.99999 जितने भी 9 लगाएंगे उतने 9% शोषण युक्त व्यवसाय। एक भी व्यवसाय अभी शोषण मुक्त नहीं, मानवीय नहीं। इसमें निरंतरता का स्वरूप क्या है? जब हम सुख की निरंतरता विकसित चेतना में, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये हमारी चेतना विकास हो जाता है। जब हम समझदार हो जाते हैं, प्रमाणित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हमारा चेतना का विकास, तब हम निरंतर सुख में ही बने रहते हैं। तो मानव के जीने के 2 स्वरूप हैं, एक सुख की चाह में जीना और दूसरा सुख पूर्वक जीना। विकसित चेतना में मानव सुख पूर्वक जीता है, अविकसित चेतना में सुख की चाह में जीता है। सुविधाओं का निरंतरता स्वरूप क्या? मानवीयतापूर्ण आचरण, क्योंकि उसमें मानवीय व्यवसाय भी आएगा, मानवीय उपभोग भी आएगा, मानवीय सदुपयोग, सुरक्षा, ये सब उसमें आ जाएगा। मूल्य, चरित्र, नैतिकता के साथ ही वो पूरा होगा। सुख संपन्न होने का प्रमाण क्या है? उसमें मूल्य प्रदायी क्षमता होती है, मतलब वो मूल्यों के आधार पर जीता वो व्यक्ति। वो विश्वास के साथ जिएगा, सम्मान के साथ जिएगा, स्नेह के साथ जिएगा, प्रेम, वात्सल्य, ममता, इन सब के साथ जिएगा। और सुविधा संपन्न व्यक्ति वो स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ जिएगा। समृद्धि का मतलब क्या है? समृद्धि का जो लक्षण है वो है उदारता। जो समृद्ध है वो उदार होता है, जो विपन्न है वो मानता है, उसको और पाने की चाह है, उसको और अर्जित करना है। जो समृद्ध है वो क्या करता है? वो बांटता है, उदार होता है, योगदान करता है। समृद्ध कौन है? समृद्ध वही है जो उदारता पूर्वक जीता, जिसको अभाव का अभाव हो जाए, जिसकी सभी प्रकार की आवश्यकता है, मानसिक और भौतिक दोनों तृप्त हो जाए, तभी वो उदारता पूर्वक जी पाए। समृद्धि का मतलब पैसा होने से नहीं है केवल। अंबानी, अडानी ये विपन्न लोग, इस परिभाषा। अंबानी और अडानी लोग जो है विपन्न है, मतलब ये इनके दरिद्र है। विपन्न अर्थात दरिद्र। हाँ, होते हुए देने का कोई जो कमी में जी रहा है, जितना हो जाए उसको भी कम लगता है जिसको, वो दरिद्र। जिसको लगे मेरी आवश्यकता से अधिक है मेरे पास, वो संपन्न, वो बांटेगा। समृद्धि में हम रतन टाटा जी को ले सकते थे, क्यों? पता नहीं, मेरे को तो विपन्न ही लगते हैं। और योजना बनाते रहते हैं, फोन बज रहा था, और कंपनियां खोलते रहते हैं। फोन बज रहा था, पता नहीं, मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ। मैं जिस तरह का हो मैं एक बोल में बात कर रहा हूँ। हमने लक्षण बता दिया, वो लक्षण फिट होते हैं तो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं किसी व्यक्ति विशेष। हाँ जी, कई सारी थ्योरी है उनके ऊपर भी, जैसे झारखंड के मतलब कोयले की माइनिंग को लेकर के, या जिंदल ने उठाई थी 2012 में कि मतलब वो ये जो सरकार के लिए मतलब बहुत 3400 रुपए की रॉयल्टी देते हैं, जबकि उन्होंने अरबों खबर। ठीक है, ठीक है, कई सारी थ्योरियां हैं, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा अपना मुद्दा नहीं। ठीक है, आगे। तो सुख और सुविधा का अंतर समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए, ये निरंतर होता है, असीमित होता है, मानव मानव संबंध से होता है, ज्ञान, प्रमाण, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, विकसित चेतना, मूल्य प्रदायिता। बौद्धिक नियम का अर्थ होता है कि हम जब जीते वक्त अपने मानसिक पक्ष में किन नियमों का पालन करते हैं, है ना? उसमें कुछ नियम आते हैं, उसमें स्नेह, असंग्रह, विद्या, अभयता और सरलता, ये 5 नियम आते हैं। इन नियमों का पालन, स्नेह का मतलब है जिससे भी हम मिल रहे हैं उसको मानव रूप में पहचानते हैं, तो उसके साथ संबंध की स्वीकृति होती है, इस भाव को कहते हैं स्नेह।
असंग्रह का मतलब है कि भौतिक वस्तु को हम उसकी उपयोगिता के अर्थ में ही यूज करते हैं, उससे सुखी होने के अर्थ में इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी भौतिक आवश्यकता पूरी होने के बाद बाकियों की आवश्यकता के लिए उसको लगा देते हैं। फिर जब हम सुखी होने के लिए भौतिक वस्तु को यूज करते हैं तो उसका संग्रह करते हैं। हमें लगता है कि मतलब अनाज में सुख है तो हम अनाज का बड़ा भंडार बना लेंगे, है ना। अनाज का प्रतीक है धन, तो रुपए का भंडार बनाते हैं। तो अभी सभी लोग रुपए का संग्रह कर, तो उसमें 5 बातें आती हैं। वो हो गई स्नेह, असंग्रह, विद्या यानी समझदारी, है ना। फिर अभयता यानी मेरे आचरण से दूसरे सुरक्षित महसूस करें, इस भाव को अभ्यास करना। और 5वां सरलता, सबके साथ जीने में सक्षम, अपने से अधिक विकसित के साथ भी, बराबर वाले के साथ भी, कम विकसित वाले के साथ सरलता से जी पाता है। इस विधि से ये 5 बौद्धिक नियमों का पालन करना। सामाजिक नियम में आते हैं स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना। और प्राकृतिक नियम में आवर्तनशीलता, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष यानी पति पत्नी धर्म को लेके या स्त्री पुरुष धर्म को लेके उसके अंदर एक अनुशासित रूप में जीना, सामाजिक विधि से जीना। प्राकृतिक नियम और कुछ आवर्तनशील, अभी वो लिख रहे हैं उसके बाद बात करें। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। इसमें आगे चर्चा मानवीयतापूर्ण आचरण में भी आएगा, तो उसमें ठीक से व्याख्या कर देंगे। जिसकी पत्नी शादीशुदा नहीं है वो असामाजिक हो जाएगा क्या? बढ़िया प्रश्न है। जो शादीशुदा नहीं है अनुशासित तो उसे भी रहना है। जो शादीशुदा उनके साथ भी और जो शादीशुदा नहीं है उनके साथ भी। ये जो स्त्री पुरुष या जो कामुकता के अर्थ में जो संबंध है, इसके अंदर अनुशासित विधि से, सामाजिक विधि से रहना होता है। उसका एक अनुशासन है, उसमें किसी के ऊपर मतलब दबाव प्रभाववश आक्रमण करके नहीं करना है, ठीक है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने पद का धन का फायदा नहीं उठाना है ना। और एक कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों विधि से होना। ठीक है। तो अनुशासन तो हर व्यक्ति के लिए, विवाहित हो या अविवाहित। तो हमको पति पत्नी संबंध में आना होगा किसी आयु में, मान लीजिए हम कम आयु के हैं, और तब भी हमें अनुशासित रहना है, विवाह करने तक भी रहना है, विवाह के बाद भी रहना। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? बताइए, समाज में इसकी आवश्यकता है कि नहीं? ये सामाजिक नियम की बिल्कुल है सर। ये हमारे मन में इसलिए आया कि पति पत्नी के लिए सामाजिक नियम है, लेकिन जो ऐसे बहुत से लोग जी रहे हैं। जी जी, बहुत सारे उदाहरण है, बड़े बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है इसके। हमारे गवर्नर थे एनडी तिवारी जी, उनके फिर शादी ब्याह नहीं किए, फिर उत्तराखंड में उनका कोई बेटा निकला, उसने केस वेस किया, फिर कोर्ट ने माने, और वो सब ऐसे अनेकों उदाहरण है। ठीक है, आज भी हैं, आज भी सरकार में हैं, पहले भी थे। तो सारे बड़े नेता वेता सब इसी में हैं, अच्छे अच्छे लोग। तो वो तो गन भला, उसमें कहाँ घुसने की जरूरत, समझ गए आप? वो भी नियम का फॉलो नहीं कर रहे ना, तो वही तो वो कहाँ समझदार है भाई? उनको समझदार ना मानो, वो ना समझ लो, ना समझ लो, गद्दियों पे बैठे हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो सुख और सुविधा का अंतर समझ में आया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे हमें मानवीय आवश्यकता समझ में आती है कि मानव की आवश्यकता सुख और सुविधा दोनों है। ये पकड़ में आता है। मानव में जीवन भी है और शरीर भी है।
जीवन को चाहिए सुख और शरीर को चाहिए सुविधा। सुख चैतन्य जीवन की आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकताएं जड़ शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा होना जरूरी। तो इधर ये नहीं कह रहे कि सुख होना चाहिए और सुविधा नहीं होनी चाहिए, पर और या सुविधा ही होनी चाहिए, सुख नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहते, दोनों होने चाहिए हमारे पास। ठीक, मानव में सुख से भौतिक आवश्यकताएं अर्थात सुविधा पूरी नहीं होती। जैसे आप मेरे पास घर पे आए मिलने, है ना, और यात्रा करके आए, खूब भूख लगी और मैं आपका बहुत आदर सम्मान से स्नेह से आपसे खूब सारी बातें करूं, इससे आपकी थकान और भूख तो नहीं होती, सुख तो मिलेगा बातचीत का, शरीर को असुविधा होती रहेगी। थोड़ी देर बाद बोलोगे भैया कुछ खिलाओगे कि नहीं। तो सुविधा की जो आवश्यकता है वो भौतिक वस्तु से ही पूरी होगी। ये जो मूल्य है, जो भाव है, जो संबंधों में व्यवहार है, संतुलित व्यवहार है, इससे हमारी सुख की आवश्यकता पूरी होगी। ठीक है, इसके जैसे ही भौतिक सुविधाओं द्वारा चैतन्य पक्ष की अर्थात भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे बहुत बड़ा झंझट है। हम मानते हैं भौतिक साधनों से सुख मिलता है, गाड़ी ले लेंगे तो सुख मिलेगा, फोन लेंगे तो सुख मिलेगा, हम घर बना लेंगे तो सुख होगा। गाड़ी से, घर से, फोन से सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुविधाओं से निरंतर सुख संभव नहीं। ठीक है, तो सुख और सुविधा दोनों चाहिए। सुख से सुविधा नहीं है और सुविधाओं से सुख नहीं है, ये मूल मंत्र है जो पकड़ने वाला। सुविधा से सुख नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की आवश्यकता है, पर एक से दूसरे की कमी नहीं दूर होती। जो जहां से होता है उसी में श्रम। हाँ, अब इसके आगे का जो चर्चा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सुख चाहिए तो संबंधों में समय लगाना पड़ेगा समझदारी के साथ, है ना, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। और सुविधाएं चाहिए तो व्यवसाय में समय लगाना पड़ेगा, मानवीय व्यवसाय में प्रकृति के साथ। ठीक है, इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अगर हम सुविधाओं को सुख मान लेंगे तो संबंधों के समय को व्यवसाय में लगाना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब सुविधाओं से हम किस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं? सुख की। सुविधाओं से सुख की कमी पूरी होगी तो अनंत है, वो तो करते जाओ नहीं लगे रहो। जितना सुविधाओं के पीछे भागोगे उतना संबंधों से समय को काटना पड़ेगा। तो संतुलित जीना क्या होगा? संबंधों के ठीक सुचारू रूप में चलने के लिए जो समय संबंधों को चाहिए वो देना पड़ेगा। व्यवसाय को सुचारू रूप में चलने के लिए जितनी सुविधाएं हमारे परिवार के लिए चाहिए उतने अर्जित करने के लिए जो समय देना वो देना पड़ेगा। ये संतुलित जीना होगा। हाँ जी, पहचान का भी तो संकट है, फिर सुविधा को पहचान लेना। हाँ, वो तो बहुत सारे झंझट लगाए हुए हैं। सुविधाओं से पहचान, अब बताओ, फोन से मेरी पहचान होती है, गाड़ी से मेरी पहचान होती है। अगर ये भ्रम पाल के रखेंगे, मैं तो सोचता हूँ आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये सब बातें आप समझते ही। आपने निपटा दिया। बताइए, हमारे सोम भैया बार बार बोलते हैं
कि आदमी गाड़ी से पहचान चाहता है और महिला साड़ी से। सामान से सम्मान, सामान से सम्मान नहीं है। तो व्यक्ति का सम्मान कहाँ रह गया मानव का? गाड़ी सामान का सम्मान हो रहा और क्या। ये तो अपमान हो गया। सम्मान की पूजा करते हैं, ये मानव को बिना समझे यही सब घटित होगा। तो संबंधों को ज्यादा समय चाहिए, ये समझ लीजिए। व्यवसाय को इतना समय नहीं चाहिए, क्योंकि सुविधा हमारे को सीमित चाहिए। जिस दिन ये समझ में आने लगता है हमारी जो ये अंधाधुंध दौड़ है सुविधाओं के पीछे, ये नियंत्रित हो जाती है। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जब आप शुरू करते हो कॉलेज के बाद, सोचते हो अपनी जैसी भी अपेक्षा हो, कोई बोलता है 10,000 की नौकरी लग जाए, कोई बोलता है 50,000 की लग जाए, कोई बोलता है 1 लाख की लग जाए, जैसा भी। जहां से शुरू करते हो फिर वो 1 लाख की हो जाती है, मन करता है कि चलो यार 2-4 लाख की नौकरी मिल जाए, फिर वो मिल जाती है, फिर लगता है 10 लाख की हो जाए, फिर होता है 1 करोड़ की हो जाए, फिर 100 करोड़ की हो। इस संख्या का कोई अंत नहीं है। कोई भी संख्या बना लो, उसके आगे की संख्या खड़ी। और जितना इसके पीछे भागोगे, है ना, उतना अपने संबंधों से समय को निकालो, वो उतने दूर होते हैं। फिर एक और मजेदार बात इसमें होती है कि जो 1,000 रुपया कमा रहा है उसको कम से कम 1,000 की और भूख है। जो 10,000 कमा रहा है उसे कम से कम 10,000 की और भूख है। जो 1 लाख कमा रहा है उसे कम से कम 1 लाख की और भूख है। तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है उसकी भूख बढ़ती जाती है। ये भूख का कभी भरण नहीं होगा, कभी तृप्ति। क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, सुविधा को मान लिया इससे हम तृप्त होंगे, ये कारण। सुख को पहचाना नहीं। हमें चाहिए सम्मान, सम्मान मिलेगा संबंधों में। हम सोचते हैं कि किसी चीज को दिखा के सम्मान मिले। देखो मेरा फोन, देखो फोन, देखो, इससे सम्मान मिलेगा। ये गाड़ी देखो, मेरी घर देखो। हाँ। अच्छा, उसमें सम्मान वम्मान कुछ मिलता नहीं, जलन ही मिलती है दूसरों को। संबंध और बिगड़ते ही। हाँ जी, क्या आप सम्मानित महसूस करते हैं एक फोन रखकर? नहीं तो हमें दें। मैंने लिया नहीं है, मेरे भाई ने मुझे दे दिया। ऐसे ही भाई हमारे कैसे हो? ठीक है ना जी। ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे को अपने, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि यार हमें समय कहाँ देना है। समय तो सीमित है हमारे पास। सुख भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। आदर्शवाद में बोला सुविधाएं छोड़ो, सुख के पीछे जाओ, परम सुख, मोक्ष, घर बार संबंध सब छोड़ो, मोक्ष में चले जाओ। इसमें बोला कि भैया संबंधों को छोड़ो, पैसे पीछे भागो, सुविधाओं के पीछे भागो। दोनों को करके देख लिया। अगर अभी भी लगता है उसमें कुछ कसर बची है, और करके देख लिया। इसमें जैसे सुख असीमित है, लेकिन सुख की एक समय सीमा भी तो होगी। किसके आगे? जीतू भी। यदि आपका प्रश्न रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो पूरा नहीं जाएगा। हाँ बताइए। जैसे सुख, सुविधा सीमित है और सुख असीमित है, तो
सुख जो है सीमित तो है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, कोई सम्मान दे रहा है, ठीक है, तो वो एक समय सीमा है ना उसकी सम्मान की, नहीं तो कैसे चलेगा। तो मान लीजिए आप और हम साथ रहते, तो मैंने आपका सम्मान किया, आपने मेरा सम्मान किया, उसका सुख बना, ठीक है। अब इस सम्मान को बनाए रखेंगे कि नहीं बनाए रखेंगे? बनाए रखेंगे तो सुख बना रहेगा, नहीं बनाए रखेंगे तो सुख नहीं बना रहेगा। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे भैया है तो अपना राजनीति में लगे हैं, तो सम्मान के चक्कर में कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं उसमें, तो बाकी चीजें छोड़ जाती हैं। तो वही चक्कर है ना, वो संतुलन नहीं पहचान पाए, चीजों को नहीं समझ पाए। हाँ, तो ये इसकी एक समय सीमा भी तो होनी चाहिए कि भाई अब पूरा दिन। वो इधर से नहीं प्रेरित है ना, वो अपने किसी और बात से प्रेरित है, उनसे बात करनी पड़ेगी, वो किस चीज के पीछे भाग रहे। टिकट चाहिएगा विधायक का। टिकट होगा तो उससे क्या होगा? वो आखिर में जाके सुविधा संग्रह पे ही जाके रुकता है मामला। फाइनली सत्ता और पैसा, ये दो की भूख। हाँ जी, चाय का समय हो गया, सुविधा ले लीजिए थोड़ी सी। चाय में सुख मिलेगा क्या? हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं पीछे? हाँ, आप मनोरंजन के ऊपर जो बात हुई थी, वो ये बात हुई थी कि मनोरंजन की आवश्यकता उसको पड़ती है जो बोर होगा, है ना। बोर होने का मतलब है अभी मेरे को ये स्पष्ट नहीं है मुझे करना क्या, यानी लक्ष्य विहीनता बराबर बोर्डम। तो जो बोर हो रहा है वो मनोरंजन में लगा है, उसमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है ना, इसको क्षणिक सुख कहते हैं जिसको आज की भाषा में, पर उसके दूसरी भाषा हम यहाँ देते हैं कि सुख का भ्रम हो गया, क्योंकि अतृप्ति बढ़ती रहती है उसके साथ। जितना मनोरंजन के साधनों में जाओगे उतना आपके अंदर अकेलापन और डिप्रेशन का भाव बढ़ेगा। जो इंसान जो लोग मनोरंजन प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, कलाकार, हाँ, वो भी क्या मतलब पर्पसलेस है या वो कला का अपना स्थान है। कला जो है अगर सार्थकता के लिए इस्तेमाल होती है, मानवीय व्यवस्था को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, मानवीय संस्कृति को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी बहुत उपयोगिता है। लेकिन अगर कला को भी व्यापार के लिए इस्तेमाल करोगे, है ना, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, वो पहले बुक डिमांड करते हैं, पहले हमको दारू पिलाओ फिर हम कथावाचक करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन बन गया। बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, पहले दारू पीते फिर कर, तो पैसा कमाना क्रिया है उनकी, पैसा कमाने के लिए कर। तो सारी चीजों को पैसा कमाने से जो जोड़ दिया भौतिकवाद ने, इस बाजार ने, ये समस्या का कारण। हाँ जी, मैं बात अपनी ही कर रहा हूँ। मैं आई बैंक ग्रुप में बहुत अच्छे जॉब पे था, लेकिन करीब 7.5 साल उसमें जॉब करने के बाद समझ में आया कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक मैं केवल पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, और पैसा अच्छा कमा रहा था। घर परिवार समाज, मेरा जुड़ाव घर परिवार समाज के साथ था, और वहां समय नहीं दे पा रहा था। तो मैंने 17 अक्टूबर 2011 को रिजाइन कर दिया, घर में बिना किसी को बताए हुए। तो हमारे घर वाले भी और जो ससुराल पक्ष वाले थे वो भी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली डांटना फटकारना जो होता है, ठीक है, उन्होंने अपना असहमति जताया, नाराजगी थी। हाँ, नाराजगी वही हुआ। हाँ, ठीक है। तो हम एक लाइन में उन लोगों को कहे कि जीना हमको है, हमको कहाँ खुशी मिलता है ये हमको पता है। इतना बात बोल दिए तो थोड़ा सा कड़े लहजे में बोले तो